दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अपने कई उम्मीदवारों को ऑल ऑफ सडन चेंज किया है और कुछ को तो बिल्कुल नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख थी उसके कुछ ही घंटे पहले चेंज किया है, खासकर जौनपुर का। इसके पहले बस्ती, आजमगढ़, बनारस कई जगह चेंजेस हुए हैं। बताते हैं कि दर्जन भर से ऊपर सीटों पर चेंजेस ऑल ऑफ सडन हुए हैं। इसके बाद से बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारे विवाद, बहुत सारे आरोप बीएसपी की जो पॉलिटिक्स को संचालित करने वाले लोग हैं उन पर लग रहे हैं। तरह तरह की तोहमत थोपी जा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर, और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सीधे शब्दों में लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को कमजोर करने की बहुजन समाज पार्टी पर दबाव है कि इस तरह की स्ट्रेटजी वो अपनाए, उनकी जो टैक्टिक्स हो, उनके जो उम्मीदवार हो इस प्रकार के हों कि उससे इंडिया अलायंस को घाटा हो और बीजेपी को फायदा हो। लेकिन दोस्तों, मैं इस तरह की अटकलों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि ठोस प्रमाण न हो। लेकिन एक बात जो बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि इंडिया अलायंस में न आने का जो फैसला बहुजन समाज पार्टी का था, इसके बावजूद कि इंडिया अलायंस की लीडरशिप ने बहुत कोशिश की थी, ये एक ऐसा पॉलिटिकल फैसला बीएसपी का था जो निश्चित रूप से सवाल उठाता है। कौन कैंडिडेट कहां बदला गया, ये एक पार्टी का अपना अधिकार है। किसको कितना घाटा लगेगा, किसको फायदा होगा, ये भी पार्टी कह सकती है कि हमने सोचा अपने भले की। आप कौन होते हैं कहने वाले? लेकिन अगर देश में संवैधानिक लोकतंत्र के समक्ष बड़ा खतरा हो, उसके सामने इतना बड़ा खतरा हो जैसा आज दिखाई दे रहा है, और ये रियल है, तब अगर अंबेडकर साहब को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना मार्गदर्शक मानने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि मेरे लिए कांग्रेस बीजेपी बरोबर है, मेरे लिए इंडिया अलायंस और एनडीए बरोबर है, तो मैं समझता हूं कि ये आइडियोलॉजिकल सवाल उठता है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत सवाल बीएसपी पर या उसकी सुप्रीमो पर नहीं उठा रहा हूं, मैं तो आइडियोलॉजिकल सवाल उठा रहा हूं। अंबेडकर साहब ने कहा था, और ये प्लीज आप उनके वांग्मय में देख लीजिए, और उसको भारत सरकार ने छापा है, कि किसी भी कीमत पर हिंदुत्व राज को रोकना चाहिए और रोकने की हरदम कोशिश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह देश के लिए, भारत के लिए बहुत ही डिसास्ट्रस होगा, बहुत ही अशुभ होगा। कुल मिलाकर उनके उनके शब्द, उनके वाक्यों को, उनके अंग्रेजी में लिखे वाक्यों को मैं अपने ढंग से बोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि संविधान पर ये बहुत बड़ा संकट होगा अगर हिंदुत्व राष्ट्र को न रोका गया, उसे बनाने की कोशिशों को न रोका गया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो आज का जो संदर्भ है वो बिल्कुल सीधा उससे जुड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब देश में वाकई हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह के कदम कदम पर जो कोशिशें की जा रही हैं सरकार द्वारा, वो बिल्कुल साफ है और उसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं बचती है, कोई कोई कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोई बात नहीं बचती है। तो ऐसे में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि नहीं हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, तो ये मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसमें आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर आप आइडियोलॉजिकली किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो चीजें बिल्कुल साफ होती हैं। तो मैं सबसे बुनियादी सवाल जो उठा रहा हूं बीएसपी की पॉलिटिक्स पर कि वो किधर जा रही है, वो ये, बहुत सारे लोग अटकल लगा रहे थे कि शुरू में मायावती जी किन्हीं कारणों से बोल नहीं रही हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो विपक्ष से वो अंडरस्टैंडिंग करेंगी, वो विपक्ष के साथ ही जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो इस तरह से ऐसी गलती करें जैसी गलती वो पहले कर चुकी हैं कई बार। और आपको याद होगा 2022 में वो बिल्कुल अलग लड़ी, और क्या हाल हुई? हाल ये हुआ कि 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश की असेंबली में इनकी पार्टी बीएसपी को एक सीट मिली, और वो भी एक सीट कैसे मिली वो एक अलग कहानी है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो सीट कैसे मिली। दोस्तों, 2007 में जो पार्टी 403 सीट वाली विधानसभा में
206 वोट पाकर 30.43% वोट पाकर अपने बल पर सरकार बनाती है, अपने बल पर। वो पार्टी 2022 में सिर्फ एक पार्टी एक सीट पाती है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अभूतपूर्व है। ये इतना बड़ा फॉल है, इतनी बड़ी गिरावट है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो बसपा की सुप्रीमो को इन चीजों पर मंथन करके निश्चित रूप से फैसला करना चाहिए था कि 2024 के चुनाव में वो क्या करें। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, किसी और के लिए नहीं, इस देश के लिए और उनकी अपनी पार्टी के हिस्से के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो उन्होंने देखा है। इसके अलावा आप देख लीजिए 2017 के चुनाव में 19 सीटें 403 विधानसभा की सीटों में मिली थी और 22.23% वोट था। लेकिन 2019 में, लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं, असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं अब, तो 2019 में जब गठबंधन था तो उनको 10 सीटें मिली। 10 उस पार्टी को जिसने की एक सीट 2022 में पाई थी विधानसभा की, उसको 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको 10 सीट मिली गठबंधन के कारण। तो आज की स्थिति में गठबंधन की तरफ न जाना और अकेले चुनाव लड़ना मुझे लगता है कि ये भयानक है। और इसलिए जौनपुर से उन्होंने ऑल ऑफ सडन किसी उम्मीदवार को बदलकर किसी और उम्मीदवार को दे दिया और वो भी रातों रात ये सब हुआ। इसके पीछे कोई कहानी होगी, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि गठबंधन के साथ न खड़ा होना मायावती जी का अपना जो विचार है वो मुझे लगता है कि न केवल इस देश के लिए बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लिए भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह साबित हो सकता है, पहली बात। और दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है मुझे जो लग रहा है, आकाश आनंद का मामला। आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे हैं। वो दिल्ली नोएडा से पढ़ करके और फिर लंदन से उन्होंने एमबीए किया। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वो बनाए गए थे। पिछले दिसंबर महीने में मायावती जी ने साफ इंडिकेट किया कि वो उनके उत्तराधिकारी हैं। वो नेशनल लेवल पर एक चेहरा के रूप में उभरे और बहुत ही लो प्रोफाइल, उन्होंने शुरुआत जो की थी वो बहुत अचानक, जैसे कोई स्टार उभरता है और अचानक उसकी बहुत प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा नहीं, धीमा धीमा किया। लेकिन उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, यानी इस दरमियान जब प्रचार पर उतरे, वो प्रचार अभियान में उतरे, तब उनका व्यक्तित्व निखरता नजर आया। वो साफ ढंग से दिखाई पड़ने लगा कि ये बिल्कुल अलग ढंग के नेता हैं। ये खुलकर बोल रहे हैं, ये न तो किसी से दब रहे हैं, न अपने को बचाव कर रहे हैं। जो उनको सच लग रहा है वो उसे खुलेआम बोल रहे हैं। और दोस्तों, मैं आकाश आनंद के बारे में बताऊं कि आकाश आनंद ने 28-30 साल के बताए जाते हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो आमतौर पे कोई भी कंसिस्टेंट जो अपोजिशन लीडर होगा भारत में वो वही कहेगा। उन्होंने जम करके भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, उसको गरीब विरोधी बताया, दलित बहुजन विरोधी बताया। यही नहीं, उन्होंने पेपर लीक वाले मामले को बहुत ही गंभीरता से उठाया और योगी सरकार और अन्य सरकारों की तीखी आलोचना की, जो आमतौर पे बहुत कम बहुजन समाज पार्टी के नेता करते रहे हैं। इसके अलावा जो अनाज जो बांटा जाता है 5 किलो, जो लाभार्थी योजना, जिसके आधार पर जो भारत सरकार है और सत्ताधारी पार्टी है वो काफी उसका फायदा उठाती है राजनीतिक रूप से, उसका उन्होंने जम करके एक तरह से क्रिटिक पेश किया और कहा कि लोगों को रोजगार दो, अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेंगे। आप लोगों को, एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को, बहुत सारे लोग जो पार्टियों के लोग हैं सत्ताधारी दल के, वो लोगों को ये भी कह सकते हैं कि भीख मांगना भी एक रोजगार है। तो इस तरह की सोच से उबरने की जरूरत है, इस तरह की सोच को खारिज करने की जरूरत है। बहुजन बीजेपी की सरकार को एक जगह उन्होंने कुछ ऐसी भाषा में कह दिया, मैं समझता हूं कि जो बहुत सारे लोगों को अचरज हुआ कि कैसे मायावती जी के जो उत्तराधिकारी हैं इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत तीखी भाषा में कहा, उन्होंने कहा कि ये ट्रेटर्स की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि न शिक्षा न रोजगार, बीजेपी मूर्खों की सरकार, कुछ इस तरह की बात कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो कांशी राम जी से प्रभावित हैं। इसके अलावा लगातार अपनी सभाओं में वो इस वक्त जो देश में स्थितियां हैं उस पर जबरदस्त
टिप्पणियां करते गए और इससे मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो केंद्र सरकार को चलाने वाले लोग हैं वे काफी खफा हुए। काफी उनको लगा कि अरे बहुजन समाज पार्टी में इस तरह की भाषा बोलने वाला नेता ये कहां से आ गया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो चुनाव के इस मौके पर वाकई परेशान हो गए। उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी उनको डैमेज करने जा रही है, इसके बावजूद कि वो गठबंधन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों को के बीच में जाकर अगर इस तरह की भाषा में वो बोल रहे हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सीतापुर में आकाश आनंद ने अपनी स्पीच में कुछ ऐसी बातें कह दी जो उनके खिलाफ गई। उनके खिलाफ इसलिए गई कि वो चीजें उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोवोकेटिव थी और एक तरह से एब्यूजिव थी। इस तरह की बातें न तो जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है न तो उसकी इजाजत देता है, और न ही जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसको उससे भी इसकी तस्दीक नहीं होती है। तो उसके बाद उनके ऊपर कई आरोप लगे और उन पर एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर जो दर्ज हुआ वो बहुत कड़ी धाराओं में हुआ। और सीतापुर की जो ये बैठक थी पिछले अप्रैल के लास्ट वीक में, इसके बाद उनकी सभाएं रद्द कर दी गई। बहुजन समाज पार्टी ने उनकी रैलियां सभाएं बंद कर दी। भाई ठीक है, वो ये कह सकते थे कि मुझसे गलती हुई है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन पता नहीं क्यों बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया। निश्चित रूप से ये फैसला सुप्रीमो ने किया होगा और उनकी रैलियां होनी थी वो सब रद्द। हैरत में रह गए लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कि ऐसा क्यों हो गया। एक नेता जो लगातार बोल रहा था, शानदार बोल रहा था, आर्टिकुलेट था, जबरदस्त चिंतन था उनका, प्रभावित कर रहा था पार्टी को, एक ऐसी पार्टी को जो स्थगित हो गई थी, लगता था कि स्टेगनेंट है, टिकी हुई है, कहीं रुक गई है। ऐसा लगा कि उसमें प्रवाह ला देंगे, ऐसा लगा कि उसमें वो लहर ला देंगे। एक ठहरे हुए तालाब में जैसे लगता है कि किसी ने पत्थर फेंक दिया है, कंकड़ फेंक दिया है और लहरें उठने लगी हैं। लेकिन न जाने क्यों सब कुछ ठप कर दिया गया। अरे भाई, अगर मान लीजिए कि कोई कार्रवाई ही होती, उस कार्रवाई को फेस करते। मायावती जी, कहीं ना कहीं उनके बारे में कहा जाता है कि वो मौजूदा सरकार से, चूंकि दमनकारी एक सरकार है, उनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं या मामले खोले जा सकते हैं। कई मामले खत्म हुए हैं, लेकिन कुछ मामले अचानक सरकार निकाल सकती है और उनको जेल भेज सकती है। ये एक कहा जाता है कि उनके अंदर ये डर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये डर, इस डर ने ही उनको एक मजबूर नेता के तौर पे पेश कर दिया। वरना उनकी जो ताकत है, उस ताकत का अंदाजा उनको शायद नहीं है कि अगर एक बार उनको ये सरकार जेल डाल दे तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उड़ीसा से लेकर के और तमाम दूसरे हलकों तक इस देश के, मैं समझता हूं कि उनके लिए आवाजें इतनी तेज उठेंगी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वो देश की सिरमौर नेता बन जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि उनका डर गलत है, गैर वाजिब है और उसका कैलकुलेशन उन्होंने ठीक से नहीं किया है। उसी तरह से आकाश आनंद को भी डरने की क्या जरूरत है, उनको डराने की क्या जरूरत है कि चुप होकर बैठ जाओ। मैं समझता हूं कि गलती की उन्होंने, वो उसके लिए खेद प्रकट कर सकते थे। अगर कोई सरकार उन पर हाथ डालती है तो आकाश आनंद तो इतने बड़े नेता हो जाएंगे कि वो आकाश छूने लगेगी उनकी कीर्ति पताका, उनकी प्रसिद्धि, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भारत के आकाश को छूने लगेगी। लेकिन न जाने क्यों बहुजन समाज पार्टी ने उनको फिलहाल रोक दिया है, उनके अभियान को स्थगित किया है। कब शुरू होगा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस आधार पर मैं एक सवाल खड़ा जरूर करना चाहता हूं कि मायावती जी की बीएसपी किधर जा रही है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, इस लोकसभा चुनाव में क्या वो करना चाहती हैं। क्या वो पुनः एक पराजित पार्टी के तौर पे, जिसका लगातार ग्राफ गिर रहा है, क्यों इस तरह का हाल, इस तरह की दशा अपनी पार्टी का वो क्यों बना रही है, एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं आज की इस चर्चा का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।